श्रीलंका की सरगुज़श्त। किस्त नंबर 2। अहमद साहिब का सफरनामा। ट्रेन के डिब्बे में काफी हब्स था। बौद्ध भिक्षु ने खामोश बुत बनी बैठी थी। मिदरासी फंगी और करंगी अपने तेल भरे स्याह बालों को खींचकर पीछे एक छोटी सी चुटिया बना लेते हैं। ये लोग पान चबा रहे थे, बीड़ियां सुलगाकर पी रहे थे और कचर कचर बातें कर रहे थे। खुदा खुदा करके प्लेटफार्म पर गार्ड की सीटी की आवाज गूंजी। इसके बाद इंजन ने व्हिसल दिया और फिर ट्रेन प्लेटफार्म से खिसकने लगी। ट्रेन प्लेटफार्म से बाहर निकली तो कुछ ताज़ा हवा आई और सुकून मिला। बूढ़ औरतें अब खामोश बैठी थी। ट्रेन में द्रास के मुजाफात में से गुजर रही थी। कुशादा रेलवे यार्ड की एक जानिब कारखानों की चिमनियां नजर आने लगी। दूसरी तरफ नारियल और ताड़ के दरख्तों के दरमियान ढलानी छतों वाली कोठियां और बुलंद इमारतें और पानी की टैंकियां नजर आ रही थीं। एक पुल पर से मोटर कारें और ट्रक गुजर रहे थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। कुशादा रेलवे यार्ड में रेल की पटरियों का जाल बिछा था। ट्रेन बल खाती अपनी खास पटरी पर रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थी। मद्रास का शुमार हिंदुस्तान के बड़े शहरों में होता है। रेलवे यार्ड में से ट्रेन गुजरते आधा घंटा लग गया। अब रेलवे लाइन बिल्कुल सीधी हो गई थी। दोनों जानिब कोठों बंगलों की कतारें दूर तक चली गई थी। केले, आम और पपीते के बाग आने लगे। फिर धान के खेत शुरू हो गए। ट्रेन कई पुलों के नीचे से और रेलवे फाटकों के बीच में से गुजरने के बाद खुले खेतों और नारियल ताड़ के दरख्तों से भरे हुए मैदानों में आ गई। ट्रेन तालाबों के करीब से गुजरती तो मैं खिड़की में से इनके कमल के फूलों को देखता जो तालाबों में खिले हुए थे। खिड़की में से जो ठंडी हवा आती इस पे नारियल, धान और केले के पत्तों की मरतूब खुशबू रची थी। अब मुझे कुछ परवाह नहीं थी कि ट्रेन में बैठे फंगी और करंगी तामिल तेलुगु जुबानों में क्या शोर मचा रहे हैं। मेरे लिए ट्रेन से बाहर हद्दे निगाह तक धान के खेत, केले के बाग और नारियल के झुंड फैले हुए थे। मैं उनमें आकर बहुत खुश था। वो भी मुझे देखकर मुसर्रत से अपनी टहनियां हिलाते और मुझे अलविदा कहते। कहीं किसान कीचड़ बड़े खेतों में हल चला रहे थे, कहीं औरतें और मर्द धान की पनीरी बो रहे थे। ट्रेन एक दरिया के पुल पर से धड़धड़ाती गुजर गई। गांव के मकान नारियल के छप्पर डालकर बनाए गए थे, जिनके बाहर कभी की औरत नारियल की छाल सुखाती नजर आती तो कहीं मर्द खेतों में काम कर रहे होते। ट्रेन छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। कोई शहर आता तो पल भर को रुकते, फिर अपने सफर पर रवाना हो जाती। शाम होने तक मेरे डिब्बे के कई मुसाफिर बदल गए थे, मगर इन सब की वज़ाकता और बोलचाल एक जैसी ही थी। बात करते तो लगता कि ढलान पर से पत्थर लुढ़क रहे हैं। सब बान पीढ़ी की रस्सियां थे, सबके रंग काले थे और आंखें स्पेरों की आंखों ऐसी कैसी रंग की थी। शाम हो रही थी कि ट्रेन शायद मजूरा के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो सफेद पोश धोती पालिश मद्रासी गाइड हर डिब्बे की खिड़की में सर डालकर अंग्रेजी में कहते, रामेश्वरम के मंदिरों की यात्रा करने वाले हमारे साथ आ जाएं। यहाँ कई यात्री उतर गए। रात भर ट्रेन अपने सफर पर रवा दवा रही। बूढ़ भिक्षु औरतें किसी स्टेशन पर उतर गई थीं। अगले रोज सुबह हुई तो तिरुचिरापल्ली का मशहूर शहर आ गया। यहाँ ट्रेन तकरीबन आधा घंटा रुकी रही। बहुत बारौनक स्टेशन था। कितने प्लेटफार्म थे जिनके ऊपर पुल बने हुए थे। यहाँ औरतें बड़े सलीके से साड़ियां जेबतन कर रखी थीं। इनके बालों में सफेद फूलों के गजरे थे और अक्सर लड़कियों के नाक में सुर्ख नगीने चमक रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर सिगरेट सुलगाए टहल रहा था। तिरुचिरापल्ली के सगार और साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। यहाँ का सिल्क अपना जवाब नहीं रखता। मैंने कथई रंग की साड़ी वाली एक तमिल लड़की को देखा, बालों में फूल सजाए चली आ रही है। मेरे करीब से गुजरी तो मुझे नारियल और अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। मैं लोहे के स्तून के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। लड़की प्लेटफॉर्म पर बने हुए पुल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर लड़की ने न जाने किस ख्याल के तहत पलटकर मेरी तरफ देखा। इसकी निगाहों में मुझे एक तजस्सुस सा महसूस हुआ, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो, जैसे दिल में कह रही हो कि इस शक्ल को मैंने पहले कहाँ देखा था, क्या किसी पिछले जन्म में देखा था। वो पुल पर से गुजरने लगी। पुल के आगे जाकर सीढ़ी उतरते वक्त इसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर मुझे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती तीसरे प्लेटफार्म के मुसाफिरों में गुम हो गई। इसी लम्हे मेरे दिल ने आवाज़ दी, नारियल और कमल के फूलों के देश की इस खुशबूदार देवदासी के पीछे चल निकल। भाड़ में जाए कोलंबो, अमृतसर और रोशन मुस्तकबिल, चल इस देवदासी के साथ हो जा। जहाँ वो जाते तू भी वहीं चल। रजनीगंधा के महकते गजरों, तालाब में खिले कमल फूलों और बरसात की हवाओं में झूमते नारियलों और दो से आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। 100 साल भी जिंदा रहा तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलेगा। तिरुचिरापल्ली की इस देवदासी की इससे आंखें तुझे अपनी तरफ बुला रही हैं। इन कवल ऐसी आंखों में गुम हो जा। कारवाने हुस्न की खुशबू उड़ाते गुबार में उतरकर अमर हो जा। करोड़ों अरबों सालों की गर्दिश के बाद दो सितारे एक दूसरे के करीब आए हैं। अब के पिछले तो शायद कभी ख्वाबों में मुलाकात ना हो। ट्रेन जहां जाती है जाने दो। तू रूपनगर की इस हसीन नर्तकी के हुजूर मोहब्बत का नजराना पेश कर। मेरा दिल मुझे आवाजें देता रहा, मुझे बार बार पुकारता रहा, और हसीन देवदासी
रूपनगर की नर्तकी हमेशा हमेशा के मेरी नजरों से ओझल हो गई। करोड़ों बरसों के बाद एक सयारा मेरे करीब आया और फिर गुजर गया। मैंने दिल की बात ना मानी और अपनी नापायदार मसलहतों और अहमकाना मजबूरियों की जंजीर में जकड़ा स्तून के साथ टेक लगाए सिगरेट पीता रहा। खुशबुओं में लिपटी रोशनी की किरण मेरी आंखों को चकाचौंध करती आगे निकल गई। वो एक लम्हा था, एक सानिया था या 1000 साल थे। रोशनी की ये किरण तो किसी किसी खुश नसीब के पास आकर इसे अपनी तरफ बुलाती है। जो इस रोशनी में रोशनी बनकर गुम हो जाए वो जिंदगी के नूर को पा लेते हैं। जो सोचते रह जाते हैं फिर इनकी किस्मत में बुढ़ापे और मौत के सिवा कुछ नहीं होता। गार्ड ने सीटी दी। मैं चौंक कर ट्रेन की तरफ दौड़ा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से खिसक रही थी। मैं दौड़कर अपने डिब्बे में घुस गया। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब कभी इससे मुलाकात नहीं होगी। एक नन्हा सा कतरा समंदरों के समंदर में जा मिला था। आज भी इस लड़की का चेहरा मेरी निगाहों के सामने है। याद करता हूँ तो इसी तरह कथई रंग की साड़ी पहने, नारियल और अगरबत्ती ऐसी खुशबू उड़ाती मेरे करीब से गुजर जाती है। फिर पुल की सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी तरफ देखती है वो फिर गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि कभी हम अचानक महसूस करते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ एक बार पहले भी खड़े थे। जो आवाज़ें सुन रहे हैं कभी पहले भी सुनी थी। जो शक्ल हम देख रहे हैं कभी पहले भी देखी थी। कहाँ कब याद नहीं आता। एक ऐसा पर्दा गिरा है जिसे हम उठा नहीं सकते। ट्रेन धड़धड़ाती शोर मचाती भागी जा रही थी। तिरचनापुली बहुत पीछे रह गया। नीलवर का कदीम और तारीखी शहर आया तो मेरे डिब्बे में एक दुबला पतला मद्रासी लड़का भी दूसरे मुसाफिरों के साथ दाखिल हुआ। इसने पटसन का एक थैला पकड़ रखा था। हम तकरीबन हम उम्र थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। इसने मुझसे अंग्रेजी में पूछा क्या मैं पंजाब से आ रहा हूँ। पंजाबियों के रंग खिले होते हैं और अपने चौड़े हड काट से जनूबी हिंद में फौरन पहचान लिए जाते हैं। मैंने तकरीबन सारे हिंदुस्तान की सियाहत की है। जनूबी हिंद में हर जगह पंजाबियों से लोग डरते हैं कि ये भी मरने मारने पर उतर आएंगे। इस लड़के का नाम कृष्ण था। वो नीलवर में पढ़ता था और कार्तिका में अपनी भाई बहन से मिलने जा रहा था। हमारी बहुत जल्द दोस्ती हो गई। हमारे डिब्बे में एक तिलकधारी साधु था। लोगों को कुछ उपदेश दे रहा था। कृष्ण ने मुझे बताया कि ये साधु सुब्रमण्यम है। कंदर गांव में शिवा के बेटे कंदरा स्वामी का बहुत बड़ा मंदिर है। कंदरा स्वामी के भिक्षुओं को तमिल में सुब्रमण्यम कहते हैं। कार्तिका के रेलवे स्टेशन आया तो कृष्ण ने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और फिर कभी न मिलने के लिए मुझसे जुदा हो गया। कहीं दोपहर के वक्त मंडाप कैंप नाम का एक वीरान सा स्टेशन आया। आजकल जबकि श्रीलंका में तमिल तारिकीन वतन और सिन्हालियों के माबैन खालाजंगी हो रही है तो मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें बताया गया था कि श्रीलंका से आए हुए तमिल मुहाजिरीन को मंडापम के कैंप में ठहराया जा रहा है। एक मुद्दत के बाद मंडापम कैंप का नाम पड़ा तो पुरानी यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई और गुजरे हुए दिनों के मनाजिर एक फिल्म की तरह आंखों में फिर गए। बहरहाल मैं आपको दोबारा 1945 के मंडापम कैंप में ले चलता हूँ। इस रेलवे स्टेशन की टीन और लोहे की छत धूप में गर्म हो रही थी। मालूम हुआ कि कोलंबो जाने वाले मुसाफिरों को यहाँ टीके लगाए जाएंगे। मंडापम कैंप बड़ी खुश्क और वीरान और बोर जगह मिली। स्टेशन के पास ही टीन की छत वाली एक लंबी चौड़ी बार्क थी। कोलंबो जाने वाले साफरे मुसाफिर यहाँ जमा हो गए। बारी बारी सबको टीका लगाया गया। कुछ तमिल लड़के यहाँ केले के पत्तों में लिपटे हुए पैकेट फरोख्त कर रहे थे। वो बार बार कहते बिरयानी पार्सल, बिरयानी पार्सल। मैंने एक पैकेट खरीदा, शायद 8 आने का था। पैकेट गर्म था। इसे खोला तो केले के सब्ज पत्ते में गर्म गर्म खुशबूदार बिरयानी मुस्कुरा रही थी। इतनी लजीज बिरयानी मैंने सारे जनूबी हिंद में कहीं नहीं खाई थी। टीन की छत वाली बार्क में सख्त गर्मी थी। आसपास कहीं भी सब्जा नहीं था। रेत का मैदान था। कहीं कहीं कवाड़ से बने थे जिनकी छत खपरेल की थी। दूर कहीं कहीं नारियल और ताड़ के दरख्त आसमान की तरफ सर उठाए खड़े समंदर की तरफ से आने वाली हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। जहाँ से मगरबी और मशरकी घाट के समंदर ज्यादा दूर नहीं थे। हिंदुस्तान की तकून आ रही थी। मशरकी और मगरबी घाट के समंदर आपस में मिलने वाले थे। खलीज बंगाल और बहीरा अरब की लहरें मिलकर बहरे हिंद में मदगम होने वाली थी। हवा गर्म हो गई थी। बरामदे वाली टीन की छत भी तप रही थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद यहाँ से छुटकारा नसीब हुआ और ट्रेन मंडापम कैंप से आगे रवाना हुई। अब हमारी दोनों जानिब जमीन ज्यादातर रेतली थी। हरे भरे खेतों और सब्ज घने जंगलों का सिलसिला खत्म हो गया था। कहीं कहीं केले और नारियल के झुंड जरूर दिखाई दे जाते थे। ट्रेन फर्राटे भरती हिंदुस्तान की जनूबी तकून के आखिरी रेलवे स्टेशन धनुषकोडी की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। इस वक्त मेरे ज़हन में बात कभी नहीं आ सकती थी कि कोलंबो में एक पुरस्कार केसरी आंखों और ब्राउन होंठों वाली एक सांवली लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। ट्रेन हिंदुस्तान के जनूबी तकून की तरफ बढ़ रही थी। दोनों जानिब से हिंदुस्तान के मशरकी और मगरबी साहिल एक नुक्ते पर मरकूज होने के लिए आगे बढ़े चले आ रहे थे। नीचे खलीज बंगाल और बहीरा अरब के समंदरों का पानी बाहमी तकाबुल होने वाला था। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी।
जनूबी तुकून के करीब एक जगह समंदर साहिल को काटकर काफी अंदर आ गया था। यहाँ एक बड़ा आहनी पुल था जो समंदर से बाहर उभरी चट्टानों के ऊपर बनाया गया था। ट्रेन गड़गड़ाहट के साथ पुल पर से गुजरने लगी। मैंने खिड़की में से नीचे झांक कर देखा। समंदर की बिफरी मौजें चट्टानों से टकराती रेल के दौड़ते पहियों को धो रही थी। इस पुल पर गाड़ी देर तक चलती रही। पुल खत्म हो तो रेतला मैदान आ गया जिसके दोनों जानिब कुछ फासले पर वसीउरी समंदर दिखाई देने लगा था। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी। कहीं कहीं नारियल और ताड़ी के ऊंचे छरेरे दरख्त नजर आ रहे थे। ट्रेन धनुषकोडी तक पहुंचकर रुक गई। ये हिंदुस्तान की जनूबी तुकून का आखिरी स्टेशन था। आजकल ये इलाका तमिलनाडु में है। जहाँ हमारी रेलगाड़ी जाकर खड़ी हुई थी वो प्लेटफार्म भी था और बंदरगाह धनुषकोडी की जेटी भी थी। इस किस्म का मखलूत रेलवे स्टेशन और बंदरगाह मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि रेल की एक जानिब समंदर था और जेटी के बिल्कुल साथ एक बहरी जहाज खड़ा था। इस बहरी जहाज का नाम भूल गया हूँ, मगर जहाज की शक्ल मुझे याद है, जैसे मेरे माजी के बहरे जुल्मात में वो हमेशा हमेशा के लिए साकित होकर रह गया हो। ऐसे ही मुझे लंका की राला और सरादीप की गहरी सांवली केसरी आंखों और ब्राउन होंठों वाली अल्पसराओं के नाम भूल गए हैं, मगर उनकी शक्लें आज भी मेरी आंखों के सामने हैं। यादों की वादियों में नीली झीलों के किनारे बैठी अपने लंबे स्याह बालों में कमल के फूल सजाती दिखाई देती हैं। खुशबू का एक लतीफ सा झोंका, उड़ान भरते परिंदे का मंजर, रजनीगंधा के सफेद कलियों की एक झलक और आध खिले जर्द गुलाब का दीदार और किसी पुरानी मोहब्बत भरे गीत की उदास आवाज़ मुझे इनके पास नीली झील के किनारे पहुंचा देती है और मैं झील के नीले शफाफ आईने में जर्द चांद का खामोश चेहरा दिखाई देता हूँ और माजी की गुफाओं में किसी शकुंतला, किसी उर्वशी की महक उड़ती सरगोशियाँ सुनता हूँ। ये गीत संथाली दुशीज़ाएँ चांदनी रात में रक्स करते गा रही थीं। मेरा एक दोस्त मुझे गीत का तर्जमा करके सुनाता जा रहा था। सुनो सुनो, हम जंगल की आवाज़ें हैं, सुनो, हम तुम्हें अपने पास बुला रही हैं। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? संथा के सुर्ख फूलों से रस टपक रहा है, क्या तुम नहीं आओगे? समुद्री जहाज पर सीढ़ी लगा दी गई। ट्रेन से उतरकर मुसाफिर जहाज में सवार होने लगे। भारत और लंका के दरमियान समंदर है। यहाँ दो समंदर आकर मिलते हैं और बहरे हिंद में तब्दील हो जाते हैं। ये समुद्री फासला ज़्यादा नहीं है। मैं भी अपना खाली ट्रेवल बैग कांधे से लटकाए जहाज पर सवार हो गया। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान का रंग बनफशी होता जा रहा था। ये 1942 का ज़माना था। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी। इन दिनों भारत और लंका दोनों ममालिक पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी। लंका के लिए कोई पासपोर्ट तो था नहीं, लेकिन मंडापम कैम्प नामी रेलवे स्टेशन की एक बार पे चेकिंग हुई थी तो एक डॉक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। यह सर्टिफिकेट ही एक तरह का परमिट था लंका में दाखिल होने का। उन दिनों लंका का नाम सैलून था। उस वक्त मेरी उम्र क्या थी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना याद है कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में सर से मैट्रिक का इम्तिहान देकर घर से भागकर लंका जा रहा था और नतीजा मैंने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी अखबार सिविल एंड मिलिट्री गजट में देखा था। मैं पास हो गया था। जब शाम गहरी हो गई तो समुद्री जहाज पर लगी सीढ़ी उठा दी गई। जहाज के इंजन स्टार्ट हुए और जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह की तरफ से खिसकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ये समुद्री जहाज रात के अवली अंधेरे में तारीख होती मौजों को चीरता लंका यानी सैलून की तरफ बढ़ रहा था और इंडिया के तकूनी साहिल की रोशनी दूर होकर झील मिलाने लगी थी। जब ये रोशनी निगाहों से बिल्कुल ओझल हो गई तो दूसरी तरफ से श्रीलंका के साहिल की रोशनी नजर आने लगी। मेरा ख्याल है ये समुद्री सफर पौन घंटे का था। जहाज लंका के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़ छोटी सी बंदरगाह टाली मीनार के साथ जा लगा। आजकल श्रीलंका में जो नस्ली गड़बड़ हो रही है, इस ज़िम्न में मनार नामी बंदरगाह का नाम अखबारों में बहुत आता है। ये वही बंदरगाह मनार है जिसका असल नाम टाली मनार है। यहाँ एक बहुत बड़ा लाइट हाउस भी है। आज से 1500 साल पहले यहाँ एक चट्टान की चोटी पर लाइट हाउस मौजूद था जो दूर से आने वाले बहरी जहाज़ों को समंदर की सतह से उभरी नुकीली चट्टानों से खबरदार करते हुए इनकी रहनुमाई करता था। कदीम अरब ताजिर अपने जहाज लेकर इसी बंदरगाह से होते हुए जावा सुमात्रा की तरफ सफर किया करते थे। मुझे यकीन है कि मनार इन अरबों का रखा हुआ नाम है, क्योंकि ये अरबी का नाम है और नूर का इस्म ज़र्फ है, यानी नूर की रोशनी की जगह। मगर मैं ये ग्रामर की खुश्क संगलाख ज़मीन में कहाँ निकल गया। मुझे तो आपको श्रीलंका की उस गहरे सांवले रंग की लड़की की दास्तान मोहब्बत सुनानी है जिसकी आंखें केसरी रंग की थी और होंठ गहरे ब्राउन थे, जो अपनी बात आवाज़ से शुरू करके सरगोशी पर ख़त्म करती थी। अब मैं उस दास्तान मोहब्बत को आगे बढ़ाता हूँ। टाली मीनार की यह सैलूनी बंदरगाह इतनी आबाद नहीं थी। एक जेटी थी जिसकी ऊंची हुई छत वाले इमारत में रोशनी हो रही थी और मजदूर कुली लोग जहाज पर सीढ़ी लगने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मैं अरशे के जंगले के साथ लगा लंका की शुरू रात की फजाओं में गहरे सांस ले रहा था। मरतूब फजा में नारियल की बोझल महक थी। जहाज पर सीढ़ी लगी थी तो सबसे पहले जेटी का अमला ऊपर आया। हमारे टिकट देखे, सामान वाजबी सा चेक किए और चले गए। फिर मुसाफिर नीचे उतरने लगे।
यहाँ भी धनुषकोडी की तरह एक मीटर गेज की सब्ज रंग की ट्रेन जेटी की दूसरी जानिब खड़ी थी। हमें उस ट्रेन में बैठकर कोलंबो जाना था। ट्रेन के पीछे अंधेरी रात में सितारों भरे नीले मरतूब उस्तवाई आसमान के पसे मंजर में नारियल के दरख्त मलाया से आने वाली हवाओं में झूम रहे थे। मैंने हाथ लहराकर इन दरख्तों को सलाम किया। नारियल के इन दरख्तों की मोहब्बत ही मुझे घर से भगाकर लंका खींच लाई थी। दरख्तों को सलाम, नारियल के दरख्तों को सलाम, कंदा स्वामी की कदीम मंदिरों में स्याह चश्म देवदासियों को सलाम। मैं कोलंबो मेल के एक थर्ड क्लास डिब्बे में सवार हो गया। ट्रेन की दूसरी जानिब शायद चाय की दुकानें थी। खपरेल की ढलवानी छतों के नीचे रोशनी हो रही थी और स्पीकर पर उस जमाने की मशहूर फिल्म रतन के गाने की आवाज हवाओं में लहरा रही थी। ये किसी गालिब मीर या वली दकनी के इशार नहीं थे। उनमें इल्मुल बयान, फलसफा, हिकमत और मानी की मोशगाफे नहीं थी। सिर्फ सावन के बादल से कहा गया था कि मेरे महबूब से कहना कि आंसू न बहाए, हमारी किस्मत में जुदाई ही लिखी थी। इस गीत के बोल सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। वो जमाना गर्म गुलाबी मोहब्बतों का जमाना था। सावन के गरजते बादलों और बरसात की झड़ियों का जमाना था। मकान की डेड़ियों में जन्म लेती और वहीं दम तोड़ती मोहब्बतों का जमाना था। बड़ी दिल सोजियों और रानाइयों और उदासियों का जमाना था। जब सावन के बादल हिजर नसीब आशिकों की दिलगुदा सरगोशियां सुन लेते थे और मेघदूत कोई महबूबाओं तक इनके पैगाम पहुंचा दिया करते थे, उनसे बातें करते थे, हंसते थे, रोते थे, गरजते थे, बरसते थे और फिर समावारों से उठती चाय की लतीफ खुशबू से हम आगोश होकर हुस्न शबाब की वादियों में उतर जाते थे। आज कोई बादल किसी आशिक का पैगाम मोहब्बत लेकर नहीं जाता। वो गरजता है, बरसता है और बस्तियों को बहा कर ले जाता है। अब ना इसकी आंख से मोहब्बत का कोई आंसू मोती बनकर गिरता है और ना इसकी रिमझिम की सरसराएं समावारों से उठती चाय की खुशबू से हम आगोश होती हैं। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब लंका के आसमान पर सावन की घटाएं उमड़ आई थी। मैं कोलंबो मेल के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में खिड़की के साथ बैठा एक खपरेल की छत वाले चाय खानों से आती फिल्म रतन के गीत की आवाज़ सुन रहा था और सावन की हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी। अभी लंका की मरतूब उस्तवाई आसमान पर नीले सितारे चमक रहे थे और अब इन्हें स्याह घटाओं ने ढांप लिया था और फजा नारियल, अनानास और गुलमहर की धीमी खुशबुओं से लबरेज हो गई थी। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। कोलंबो मेल सारी रात लंका के घने, तारीक और पहाड़ी जंगलों में चलती रही। ये छोटी लाइन की ट्रेन थी मगर इसकी रफ्तार तेज थी। दरख्त इसके करीब से होकर रात के मरतूब अंधेरे में सन्नाटे के साथ पीछे को गुजर जाते। फिर बारिश शुरू हो गई। अंधेरे जंगलों की स्याह काली रातों की बारिश, नजर न आने वाली बारिश, रात रात भर होने वाली बारिश में मैंने खिड़की का शीशा चढ़ा दिया कि बारिश का पानी डिब्बे में न आए, क्योंकि वहां दूसरे मुसाफिर सो रहे थे। मैं शीशे के साथ मुंह लगाकर बारिश में भीगते जंगलों को देखना चाहता था, मगर शीशे पर डिब्बे में जलती रोशनी का अक्स पड़ रहा था। मैं उठकर ट्रेन के कॉरिडोर में आ गया और एक खुली खिड़की में से बरसात की तारीक रात में भीगे जंगलों, जंगल के दरख्तों, जंगालू चट्टानों, झरझराते झरनों, शोर मचाते पहाड़ी नालों और नारियल, देवदार और सागवान के गुंजान दरख्तों को तेजी से पीछे भागते देखने लगा। अंधेरे में मुझे भीगते शोर मचाते पहाड़ों ऐसे साए पीछे की तरफ जाते नजर आ रहे थे। मेरा चेहरा जजीरे के घने जंगल को देखने की कोशिश करता और कभी इस खिड़की से देव पैकर दरख्तों से टकराती बारिश की आवाज सुनने की कोशिश करता। रात के पिछले पहर में अपनी सीट पर आकर टेक लगाकर बैठ गया और बारिश और ट्रेन की आवाज ने मुझे सुला दिया। आंख खुली तो बाहर दिन निकल आया था। आसमान पर बादल इसी तरह छाए हुए थे और हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। ट्रेन बांस के सरसब्जो शादाब जंगलों और कंवल के रंग बिरंग फूलों से भरी हुई झीलों को पीछे छोड़ती अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। खिड़की में से मरतूब सब्जे की तरोताज़ा हवा आ रही थी। इसमें तरह तरह के फूलों, दरख्तों, झीलों और जर्द केले के सब्ज पत्तों और अनानास की खुशबू थी। ट्रेन छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी और फिर वो एक बड़े स्टेशन पर रुक गई। सिन्हाली और अंग्रेजी जुबान में स्टेशन का कोई नाम लिखा था जो मुझे याद नहीं रहा। एक लंबा प्लेटफार्म था जिस पर सुर्ख बजरी बिछी थी। प्लेटफार्म की दूसरी तरफ जंगले के पीछे केले और बांस के दरख्तों के झूठ ऊपर को झुके हुए थे। कुछ लड़कियां अनानास और सिगरेट बेच रही थी। ये सिन्हाली लड़कियां थीं। बालों में कमल के फूल लगे थे, नंगे पांव थी। पिंडलियों तक आती सफेद धोतियां कसकर बांधी हुई थी। ऊपर के जिस्म छोटी छोटी सफेद करंडी की कुर्तियों में छुपे थे। वो सिगरेट सर, पाइनएप्पल सर कहती डिब्बे के करीब से गुजर जाती। पाइनएप्पल की काशें काटकर केले के पत्तों पर सजा रखी थी। बारिश की फुहार में भीग रही थी। केले के सब्ज पत्तों में सजी जर्द अनानास की काशें पीछे की तरफ बटने लगी, माजी की तरफ जाने लगी। ट्रेन एक बार फिर ऊंची नीची वादियों, जंगलों, बांस, सागवान और नारियल के दरख्तों में से गुजरती कोलंबो की तरफ बढ़ने लगी। मैं बहुत से जंगलों से गुजरा था और मैंने जंगल का हर मोड़ देखा था। इसकी वहशतें और खूंखारियां और नवाजियां भी देखी थी, मगर श्रीलंका के घने जंगलों की कैफियत ही कुछ और थी। बारिश की फुहार हमारे साथ साथ सफर कर रही थी।
फिर जंगलों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बेमालूम अंदाज में धान के खेतों और फलदार बागों में तब्दील होता गया। अब चाय के बागात का सिलसिला शुरू हो गया। हरी भरी ढलानों पर चाय के बागों में सुर्ख छतों वाले गोदाम नजर आ जाते। धान के खेतों में सिनहाली मर्द औरतें धान की बुवाई में मसरूफ थी। कभी कोई बस्ती भी गुजर जाती। ट्रेन एक बंद रेलवे फाटक को पीछे छोड़ती हुई गुजरी तो 2 छकड़े और एक बस खड़ी नजर आई। बस के ऊपर जर्द केलों के गुच्छे लदे हुए थे। मुसाफिर अपना अपना सामान दुरुस्त करने लगे। मालूम हुआ कि कोलंबो आ रहा है। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी। वो कोलंबो के मुजाफात में से गुजर रही थी। ढलानी सुर्ख छतों वाले बंगलों के ऊपर नारियल ताड़ के दरख्त लहरा रहे थे। फिर ट्रेन धड़धड़ाती हुई कोलंबो के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन मरादाना के अजीमुशान ऊंची छत वाले प्लेटफार्म में दाखिल हो गई।